ठीक है। ग्लोबल ग्रुप का मेंबर सिर्फ वो यूजर हो सकता है जो उसी डोमेन में बना है जिस डोमेन में ग्लोबल ग्रुप बना है। एक आपने ग्रुप बनाया है डोमेन ए में, उसमें डोमेन बी का यूजर नहीं आ सकता अगर वो ग्रुप कौन सा है, ग्लोबल है। समझ में आई बात? अब आप कहेंगे सर इसका नाम ग्लोबल क्यों रखा है? वो विजिबिलिटी की वजह से। ग्लोबल ग्रुप की विजिबिलिटी क्या है? थ्रू आउट द फॉरेस्ट। ठीक है, क्या है इसकी विजिबिलिटी? थ्रू आउट द फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट में नजर। ठीक है, इन्हीं दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का उलट निकाल लें तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? डोमेन ग्रुप। निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। डोमेन लोकल ग्रुप, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेंबरशिप में। ओहो, मेंबरशिप क्राइटेरिया डोमेन लोकल का क्या है? यूजर्स फ्रॉम एनी डोमेन इन दी फॉरेस्ट। लेकिन विजिबिलिटी रूल क्या है? विजिबल कहाँ हो? ऑन के स्पेलिंग लिखते हुए ख्याल रखिएगा, वो WN ऑन है, आप लोग ON ऑन लिखते हैं, फिर समझते रहते हैं एक साल बाद। ताकि किसी पढ़े लिखे तो उनसे पूछने को कहता है कि टीचर ने गलत लिखा है, उसको क्या पता कि टीचर नहीं, इसने खुद ही गलत लिखा। ठीक है, उसकी अपनी डोमेन, यानी डोमेन लोकल ग्रुप जिस डोमेन में क्रिएट हुआ उससे बाहर नजर नहीं है। नजर ना आने का मतलब क्या? यूज ही नहीं हो सके। जब नजर नहीं आएगा तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये आपके पास दो डोमेन्स, लाइट्स ही ऑन, डोमेन में आपने यहाँ एक ग्रुप बनाया सेल्स, उसकी टाइप क्या है? ग्लोबल। इसमें यहाँ के यूजर्स ऐड नहीं हो सकते, सिर्फ किस डोमेन के यूजर्स ऐड होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ जाके इस कंप्यूटर पे परमिशंस लेना चाहते हैं तो ये ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसकी वजह क्या है कि डोमेन ग्लोबल ग्रुप जो है, ग्लोबल ग्रुप, उसकी विजिबिलिटी क्या है? देखिए भी आपके सामने, और डोमेन से बाहर भी नजर है। इसका मतलब है किसी भी यूजर को अगर आपने डोमेन से ग्रुप ऑफ यूजर्स को जब डोमेन से बाहर परमिशंस लेनी है तो उसका आइडियल तरीका क्या है? तो इसमें डाल ग्लोबल ग्रुप। मैंने कहा आइडियल तरीका, इसका मतलब कोई और तरीका नहीं। ठीक है, इसकी वजह ये है, देखें एक बात जो स्टार्ट में ही क्लियर कर लेनी चाहिए थी, आपको बताई थी मैंने, लेकिन मैंने एम्फसाइज नहीं किया। ग्रुप बनाने का फायदा क्या है? कौन सा ऐसा काम है जो ग्रुप के बगैर नहीं हो सकता? सारे काम ग्रुप के बगैर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ग्रुप सिर्फ आपको क्या दे रहा है? ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ग्रुप नहीं बनाते तो ओवरहेड है। ग्रुप बनाने का मकसद क्या है? ओवरहेड से बचना। अगर आप किसी यूजर को फॉरेस्ट में कहीं भी परमिशन देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं ग्रुप बनाए बगैर, ठीक है। लेकिन उसमें मसला ये आ जाता है कि जहां बात हो रही है फॉरेस्ट की, तो डोमेन तो बहुत बड़ी होगी। इसे तो आप कह रहे हैं मल्टी डोमेन, इसका मतलब है यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इतने ज़्यादा यूजर्स में अगर आप ग्रुप नहीं बनाते तो आप किस तरह से परमिशन देंगे वन बाय वन यूजर्स को? समझ में आ रही बात? तो आइडियल क्या है कि परमिशंस देने के लिए फॉलो द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के थ्रू परमिशंस को यूजर एंड पे पुश करें, रादर देन कि आप वन बाय वन यूजर को परमिशंस दें। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ग्रुप ने आपको दी फ्लेक्सिबिलिटी। अब केस स्टडी है कि आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, उनको सबको एक जगह परमिशन देनी है।
तो सबसे पहले दोनों डोमेन्स में क्या बना लें, ग्लोबल ग्रुप्स। अभी मैं आपको ये पूरा एक केस स्टडी करवाता भी हूँ, ठीक है, आराम से होगा कि दोनों डोमेन्स में मैंने कौन से ग्रुप बनाए, ग्लोबल ग्रुप, और उनमें डोमेन के यूजर्स ऐड कर। उसके बाद जहाँ पे रिसोर्स पड़ी हुई है, जिस पे परमिशन देना चाहते हैं, वहाँ पे कौन सी डोमेन बनाए, लोकल। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक सादा सी चीज़ बताता हूँ। दो तरह की डोमेन होती हैं जब आप एक केस स्टडी को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उस केस स्टडी में लाइक खुर्रम है, आप खुर्रम से मिलने जाते हैं, तो खुर्रम कौन है, होस्ट, और आप कौन है, गेस्ट, ठीक है ना। लेकिन जब खुर्रम आपसे मिलने आएगा तो खुर्रम बन जाएगा गेस्ट, और आप क्या बन जाएंगे, होस्ट। समझ आ रही बात? आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं कहूँ नहीं यार ये क्या बात हुई, तुमने कहा था कि खुर्रम जो है वो होस्ट है, तो अब तुम खुर्रम को गेस्ट कह रहे हो, ये कौन सा तरीका है। तो आप कहेंगे यार दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया, मसला ये कि पहले हम खुर्रम के घर गए थे, अब खुर्रम हमारे घर आए, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेस है वो डिटरमिन करेगी कि कौन होस्ट है और कौन गेस्ट है। तो आपके पास दो तरह की डोमेन होती है जब भी आपको केस स्टडी सॉल्व करते हैं। एक होती है अकाउंट्स डोमेन और दूसरी है रिसोर्स डोमेन। कीबोर्ड तोड़ दिया ना फिलहाल तुमने? अच्छा हेलमेट फेंका है, हेलमेट फेंक लिया कीबोर्ड में। ये साइकिल पंचर हो गई, सेकंड पूरी का साइकिल पंचर हो गई। रिसोर्स डोमेन, अकाउंट्स डोमेन, रिसोर्स डोमेन, साइकिल डोमेन, हेलमेट डोमेन। दो डोमेन हैं आपके पास, एक अकाउंट्स डोमेन, एक रिसोर्स डोमेन। अकाउंट्स डोमेन वो है जहां पे यूजर अकाउंट पड़ा हुआ है, और रिसोर्स डोमेन वो मेरी गेस्ट और होस्ट वाली एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपके ख्याल में क्या कोई डोमेन ऐसी होगी जहां पे सारे प्रिंटर लगे हैं, ठीक है, और एक डोमेन होगी जहां पे सारे यूजर बैठे हैं, यानी दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग में सारे प्रिंटर लगे हैं, दूसरी बिल्डिंग में सारे यूजर लगे हैं, इस तरह होगा? ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं। हर डोमेन में यूजर्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। हम बात कर रहे हैं कि केस स्टडी जब आप कोई सॉल्व करेंगे, केस स्टडी लाइक आप कहते हैं कि जी यूजर्स हैं जिन्होंने रिसोर्सेज एक्सेस करनी है और रिसोर्सेज डोमेन बी पे हैं और यूजर डोमेन ए पे हैं, तो इस केस स्टडी के रेफरेंस से डोमेन ए होगी अकाउंट्स डोमेन और बी होगी रिसोर्स डोमेन। जहाँ पे यूजर अकाउंट एक्सेस कर रहा होगा वो डोमेन क्या कहलाएगी, अकाउंट्स डोमेन, और जहाँ पे रिसोर्सेज पड़ी होंगी वो डोमेन क्या कहलाएगी, रिसोर्स डोमेन। ये मुद्दा समझ में आ गया? अगर इसी को आप कहते हैं हाँ अब एक मसला ये है कि कुछ रिसोर्सेज डोमेन ए पे पड़ी हुई है जिनको डोमेन बी के यूजर एक्सेस कर रहे हैं, आप इस केस स्टडी के रेफरेंस से बी हो गई अकाउंट्स डोमेन, ए हो गई रिसोर्स डोमेन, ठीक है। जब भी आपने परमिशंस डिटरमिन करनी है तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिसोर्स डोमेन आपको ये डिसाइड करना होता है कि गिवन केस स्टडी में कहाँ पे रिसोर्स डोमेन पड़ी हुई है और कहाँ पे अकाउंट्स डोमेन पड़ी। समझ में आ रही बात? ठीक है, जब ये डिटरमिन हो जाता है फिर आपको पता लगता है कहाँ पे ग्लोबल ग्रुप बनेगा और कहाँ पे लोकल ग्रुप बनेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है अकाउंट्स और रिसोर्स, तो अगली बात समझा देंगे। अकाउंट्स और रिसोर्स समझ में आ गई? अकाउंट्स डोमेन कौन सी है, जहाँ पे यूजर्स पड़े हुए हैं। रिसोर्स डोमेन कौन सी है, जहाँ पे वो रिसोर्सेज हैं जिनपे परमिशन देना चाहते हैं। याद रखिएगा अकाउंट्स डोमेन में ग्लोबल ग्रुप बनता है। अकाउंट्स डोमेन में कौन सा ग्रुप बनता है, ग्लोबल। केस स्टडी को सॉल्व करना है ना आपने, केस स्टडी बड़ा मुश्किल सा है। डोमेन बी पे जनाब रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, ए बी और सी पे क्या पड़े हुए हैं, यूजर्स जिन्होंने मिलकर उस रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। तो अब तीन डोमेन्स क्या होंगे, अकाउंट्स और एक डोमेन होगी रिसोर्स। अकाउंट्स डोमेन में कौन सा ग्रुप बनता है, ग्लोबल। जब भी मैं किसी से पूछूं कि अकाउंट्स डोमेन में कौन सा ग्रुप बनता है, फौरन आंसर देना है ग्लोबल, बुझना नहीं है। और रिसोर्स डोमेन पे लोकल ग्रुप बनता है, ठीक है। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए लॉ मैंने आपको बता दिया। जब आप किसी केस स्टडी को सॉल्व करने लगे और जाहिलों के तरीके से अगर समझेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। आप कहते अगर ये कहते हैं कि सर आपने कहा था अकाउंट्स डोमेन पे जो है वो कौन सा ग्रुप बनता है, ग्लोबल। मैंने कल एक डोमेन थी वो रिसोर्स डोमेन थी, उस पर मैंने ग्लोबल ग्रुप बनाया, तो ये जहालत है। एक ही डोमेन रिसोर्स और अकाउंट दोनों टाइप ऐसा ही होगा, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होगा। आपने तो केस स्टडी देखना है,
मेहमानों के लिए समोसे जो हैं वो गेस्ट नहीं लेके आएगा, होस्ट लेके आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसका मतलब ये कि वो बंदा हमेशा समोसे लेके आएगा। वो जब किसी घर जाएगा एज अ गेस्ट तो उसमें समोसे लेके आएगा, ऐसा ही है ना? तो आप अगर उसको रट्टा लगा लेते हैं, आपको केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है कि जब भी आपके सामने कोई केस स्टडी रखा जाए कि ये मेरे पास फॉरेस्ट में 4 डोमेन्स हैं, इनमें 500 यूजर्स हैं जिन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है? उसके लिए ये डाटा पड़ा हुआ है इस डोमेन में, इस पे इन्हें परमिशंस की जरूरत है। सबसे पहले आप देखेंगे डाटा किस डोमेन में पड़ा हुआ है। जिस डोमेन में पड़ा हुआ है डाटा, वो डोमेन क्या होगी? रिसोर्स डोमेन, क्योंकि रिसोर्सेज वहां पड़ी। उसके बाद जहां जहां यूजर्स पड़े हैं वो सारी डोमेन्स क्या कहलाएंगे? अकाउंट्स डोमेन। अकाउंट्स डोमेन पे कौन सा ग्रुप बनता है? ग्लोबल। बना लें सब डोमेन, सब अकाउंट्स डोमेन पे एक एक ग्लोबल ग्रुप बना लें। जहां पे रिसोर्सेज पड़ी वहां पे कौन सा ग्रुप बनाएं? डोमेन ग्लोबल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी एक जेनेरिक सी स्ट्रेटजी आपको दी है, मैं आपको लिखवा देता हूं, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं AGDLP। AGDLP। ए का मतलब क्या है? अकाउंट्स। ए का मतलब है ऐड यूजर्स। जी का मतलब है ग्लोबल ग्रुप्स। DL का मतलब है डोमेन लोकल ग्रुप्स। और P का मतलब है परमिशंस। समझ में आती है बात? ये आप लिख लें, फिर मैं आपको केस स्टडी करवाता हूँ, तमाम मुरादें आपकी पूरी हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी रहेगी। कोई केस स्टडी आपको दे दिया जाता है, वो सॉल्व करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जो बातें बताई हैं वो याद रखें, ठीक है? अकाउंट्स डोमेन पे कौन सा ग्रुप बनता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखा गलत बताया। अकाउंट्स डोमेन पे कौन सा ग्रुप बनता है? ग्लोबल बनता है, बिल्कुल सही बताया दोनों। और रिसोर्स डोमेन पे कौन सा ग्रुप बनता है? लोकल नहीं, डोमेन लोकल। पहला लोकल भी कहते हैं, सही है, गलत नहीं, ठीक है? तो हम एक केस स्टडी कर लेते हैं जिससे मसाइल सारे हल हो जाएंगे। लेट्स से आपके पास 3 डोमेन्स थी एक फॉरेस्ट में। मैं कहता हूँ जी ये थी डोमेन ए, ये थी डोमेन बी। नहीं यार मज़ा नहीं, थोड़े छोटे बनाए बहुत, डोमेन को थोड़ा सा पतला किया, छोटे बनाए सर। ये तो कैमरे में नहीं आ रहे। हमारे कैमरे का मुंह छोटा है, बड़ा कैमरा लेते हैं। कोशिश करता हूँ ध्यान से बड़ा कर। ये मैं तुम्हारा बता रहा था कि तुम बोले बगैर नहीं रह सकते, ठीक है? ये वो मसला है जिसकी वजह से तुम्हारे बाकी सारे मसले पैदा हुए। ये आपके पास 3 डोमेन, हाँ सी। अब मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ यूजर्स ने। डोमेन ए के 45 यूजर्स, डोमेन बी के 100 यूजर्स, डोमेन सी के 30 यूजर्स। टोटल कितने हो गए? 175। इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करना है जिसके लिए इन्हें कुछ रिसोर्सेज एक्सेस करनी है जो कहाँ लगी हैं? ये इन कंप्यूटर्स पे जो डोमेन कौन सी में है, ये सिस्टम्स हैं, इन पे डिफरेंट फोल्डर्स पड़े हुए हैं, उन सब पे इन्होंने मिलके काम करना है। समझ में आ रही बात? अब इतने सारे फोल्डर्स, ये तो नहीं हो सकता वन बाय वन हर फोल्डर पे आपको वन बाय वन सारे यूजर 175 यूजर ऐड करवाने पड़े। तो आसान तरीका होना चाहिए। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिसोर्स डोमेन। अकाउंट्स डोमेन कौन सी? ऐसे ही है ना? आपने सबसे पहले डिटरमिन किया कि अकाउंट्स डोमेन और डोमेन्स कौन सी है, तो पता लगा बी, सॉरी ए सी, कोई बोल ही नहीं रहा। अकाउंट्स डोमेन तो ए बी सी तीनों है ना, लेकिन यहाँ भी यूजर्स पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए हैं, इधर भी, तो तीनों ही अकाउंट्स डोमेन। रिसोर्स डोमेन एक है आपके पास, और वो क्या है? अब तीनों डोमेन पे कौन से ग्रुप बन गए?
ग्लोबल। और बी पे कौन सा बन गया? यही सीखा था हमने। यहाँ आपने बनाया एक ग्लोबल ग्रुप, उसका नाम रखा लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर्स ए, इधर बनाया कॉन्ट्रैक्टर्स बी, इधर बनाया कॉन्ट्रैक्टर्स सी। यूजर इसमें ऐड करवाए, ये इसमें ऐड करवाए, इसमें ऐड करवाए। अब इसमें हमने कौन सा ग्रुप बनाया? लोकल ग्रुप, कॉन्ट्रैक्टर, लोकल। इन तीनों ग्रुप्स को इस डोमेन लोकल ग्रुप में ऐड करवा। याद रखिएगा डोमेन लोकल ग्रुप में ग्लोबल ऐड हो जाता है, लेकिन ग्लोबल में लोकल ऐड नहीं होता। अभी इस पे मजीद बात करें। अब इन तमाम फोल्डर्स पे जाके इस एक ग्रुप को परमिशंस देते हैं। तो क्या यही नहीं था ADGLP? पहला क्या था? ऐड यूजर्स टू ग्लोबल ग्रुप, ऐड यूजर्स टू, यही हमने किया है ना। ठीक, उसके बाद ऐड ग्लोबल ग्रुप टू, यही किया है। एंड देन फाइनली असाइन परमिशंस टू डोमेन लोकल ग्रुप। अल्टीमेटली वो परमिशंस उन कंटेनर ऑब्जेक्ट्स को मिलते हैं। ऐसा ही है ना। अगर एक पॉलिसी बनाई जाती है और बताया जाता है कि ये पॉलिसी तमाम उन लोगों पे अप्लाई होगी जो लाहौर में रहते हैं, तो जिन जिनका लाहौर पर डोमिसाइल है उन पर पॉलिसी लगे। ऐसा ही है ना। एक पॉलिसी बनाई जाती है कि पंजाब के तमाम शहरियों को लगेगी, तो जो लोग पंजाब में रहते हैं उन पर पॉलिसी लगेगी। और एक पॉलिसी बनाई जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी तमाम पाकिस्तान के लोगों पे लगेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों पे लगेगी। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, जैसे आपने ग्रुप बनाया है, देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, तीनों डोमेन्स पे एक एक क्या बनाया? ग्लोबल ग्रुप। ग्लोबल क्यों बनाया, लोकल क्यों नहीं बनाया? बताएं आप, लोकल क्यों नहीं बताया इरफान? सर लोकल नाम बनाने का सोर्स पड़ा। और इससे अच्छी रीजन, एक तो रीजन बिल्कुल सही बताई कि डोमेन लोकल ग्रुप कहाँ बनता है? सोर्स डोमेन, उसको सारे एक्सेस जहाँ पे सारे रिसोर्सेज पड़े हो। लेकिन जरा एक और रीजन भी है, क्या डोमेन लोकल ग्रुप डोमेन की बाउंड्री से बाहर नजर आता है? नहीं सर। ये ऊपर उसको सारे characteristics access नहीं लिखे हैं, जो लिखा है वही याद रखें। डोमेन लोकल ग्रुप की विजिबिलिटी क्या है? इन इट्स ऑन डोमेन। अगर आप यहाँ पे डोमेन लोकल बनाते तो वो इधर नजर आना था डोमेन से बाहर। डोमेन लोकल ग्रुप तो डोमेन के अंदर ही नजर आता है, यानी डोमेन ए का डोमेन लोकल ग्रुप और डोमेन सी के डोमेन लोकल ग्रुप्स आपको बी में नजर ही नहीं आने थे, इसलिए आप बाउंड है ग्लोबल ग्रुप बनाना। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब फिर आप कहते हैं कि चले सर समझ में आ गया, आपने तीनों पे क्या बना दिया? ग्लोबल। यहाँ लोकल क्यों बनाया? एक रीजन वही कि लोकल इसलिए बनाया कि यहाँ पे ये सोर्स डोमेन, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन भी है। ग्लोबल इसमें अगर आप ग्लोबल बनाते तो मुझे बताएं ग्लोबल ग्रुप डिफरेंट डोमेन के यूजर्स को ग्रुप कर सकता है? नहीं सर। तो क्या ये तीनों ग्लोबल ग्रुप इस ग्लोबल में ऐड होने थे? क्योंकि ग्लोबल ग्रुप में उसी डोमेन के यूजर्स ऐड होते हैं। अगर ये तीनों ग्रुप्स इधर बने हुए ग्लोबल में ऐड हो जाएं तो फिर तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ग्लोबल ग्रुप की मेंबरशिप रूल क्या है? यूजर्स फ्रॉम इट्स ओन डोमेन। अगर आप कहते हैं मैंने यहाँ एक ग्लोबल ग्रुप बनाया ABC और ये तीनों GA, GB और GC इस ग्रुप के अंदर डाल दिए, तो फिर तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये वाली स्टेटमेंट कि ग्लोबल ग्रुप में मेंबर सिर्फ कौन होते हैं? उसकी अपनी डोमेन के। तो आप बाउंड है, यहाँ आपको कौन सा ग्रुप बनाना पड़ेगा? लोकल, जिसकी नीचे यूजर्स फ्रॉम इट्स ओन, यूजर्स फ्रॉम एनी डोमेन इन द जी। मल्टीपल ग्लोबल एक लोकल में ऐड हो सकते हैं जिसमें बिल्कुल 100%। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल अगर लोकल में ऐड हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकल मल्टीपल डोमेन के यूजर्स को ग्रुप कर सकता है, और ग्लोबल के अंदर लोकल अगर ऐड नहीं हो रहा तो उसकी रीजन ये है कि ग्लोबल डिफरेंट डोमेन के यूजर को ग्रुप ही नहीं कर सकता। अगर ग्लोबल में लोकल ऐड हो जाए तो रूल वायोलेट हो गया। आपने कहा था लोकल ग्रुप में कभी भी क्या नहीं होगा, ग्लोबल ग्रुप में कभी भी डिफरेंट डोमेन के यूजर्स ऐड नहीं होंगे। अगर ग्लोबल ग्रुप में लोकल ऐड हो गया फिर तो रूल वायोलेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जी सर। वायोलेट हो जाएगा ना, इनडायरेक्टली वायोलेट हो गया। डायरेक्टली बेशक आपने रिमोट डोमेन के यूजर्स ऐड नहीं करवाए, लेकिन आपने ग्रुप जो ऐड करवाया उसके अंदर तो डिफरेंट डोमेन के यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि ग्लोबल ग्रुप डोमेन लोकल में ऐड हो सकता है, लेकिन डोमेन लोकल ग्रुप ग्लोबल में ऐड नहीं हो सकता। बात क्लियर होती है? की बात है 100%। केस स्टडी एक मैं बताता हूँ, करके देखना करें। 5 डोमेन्स हैं आपके पास,
ABCDEF कितनी मीन्स है 5, बल्कि देख लें कल से सॉल्व कर लाइए, कोई जल्दी नहीं, आराम से तसल्ली से समझ के करें। A में यूजर्स हैं 100, B में 200, C में 300, D में 400, E में 5। बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में जॉब करते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के आप डोमेन हेड हैं, ठीक है ना। आपका मैंने जॉब डेजिग्नेशन भी बता दिया, डोमेन हेड। तो डोमेन A के 100, B के 200, C के 300, D के 400 कौन है आप, और E के 500 यूजर्स। इन सबको आपने परमिशन दें, 1 मिनट खड़े होना है। इन सबको कितने यूजर जितने भी बनते हैं टोटल कर लें, इन सबको आपने परमिशन देनी है कुछ रिसोर्सेज पे जो डोमेन C और डोमेन D में पड़ी। डोमेन C में भी हैं कुछ रिसोर्सेज, मैंने आपको टोटल डोमेन्स बताई हैं 5, A B C D E। यूजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम A 100 का इंक्रीमेंट होता गया 100, 200, 300, 400 एंड देन 500। 500 में बता रिसोर्सेज 2 डोमेन्स में पड़ी, एक C और एक D, यही बताइए। C और D में रिसोर्सेज पड़ी हैं जिन पे परमिशन आपने देनी है तमाम यूजर्स को, ठीक है। किस तरह से वो परमिशन होंगी, कंसिडरिंग AGDLP। आपने इसका आंसर मुझे कर बताना, ठीक है। 1 मिनट में हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया। अब इसे आप घर से सॉल्व करके लाइएगा, हम कल डिस्कस कर लेंगे। एक बात हमारी पूरी हो गई है, और एक मैंने आपको शुरू में बात बता दी थी कि ग्रुप आपको सिर्फ क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ग्रुप नहीं बनाते तो आप परमिशंस डायरेक्टली यूजर्स पे दे सकते हैं। ग्रुप बनाए बगैर किसी भी यूजर को फॉरेस्ट में कहीं भी परमिशंस दे सकते हैं। डोमेन A के यूजर को आप डोमेन B में परमिशंस दे सकते हैं ग्रुप बनाए बगैर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये कि कितने यूजर्स को दें। कंपनीज में ऐसा थोड़ी होता कि एक यूजर है वो एक काम कर रहा है, दूसरा यूजर दूसरा, ग्रुप ऑफ यूजर्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं सर कंपनी छोटी सी है, तो फिर छोटी कंपनी में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इशू ही नहीं है। अगर आप कहते हैं सर मेरी कंपनी में जो है वो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं 20, फिर 20 यूजर्स में तो शायद एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत ना हो। बात हो रही है ऐसे इन्वायरमेंट की जहाँ पे 20,000 यूज़र, मैनेजेबिलिटी उसी वक्त पता लगती है जब इन्वायरमेंट बड़ा होता है। छोटे इन्वायरमेंट में मैनेजेबिलिटी नहीं पता लगता जी। विंडो करना मुश्किल हो जाएगी सर। क्या करना हो जाएगी, विंडो करना मुश्किल। तो फिर और क्या होगा विंडोज़ अगर नहीं होगी, बताएं मुझे, बताएं ना क्या होगा। एक कंपनी है उसके 2000 मशीन है, बताएं क्या लगाएं, बताएं मुझे। नहीं लगाएं विंडोज़, लगाएं कुछ और। 2000 कंप्यूटर्स हैं, डेफिनेटली ये सारे सर्वर्स नहीं होंगे ना, ये क्लाइंट होंगे, तो इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो XP ही होगा। ज़ाहिर क्लाइंट साइड पे तो कोई मुकाबले में है ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट, इन सब पे XP है। बताएं अब सर्वर क्या होगा, आप बताएं। सर्वर 2000 कंप्यूटर्स हैं, सब पे विंडोज़ XP इंस्टॉल है। ज़ाहिर कंपनी ने काम भी करना है, तो इन पे ऑफिस भी इंस्टॉल होगा। तो इम्पॉसिबल है कि ऑफिस में ऑफिस भी इंस्टॉल हो। बताएं क्या लगाना है। सर सर्वर साइड पे लाइनक्स वर्क ग्रुप बनाएंगे, डोमेन मुझे ही बताएं। डोमेन बनाएंगे ना, बनाएं डोमेन, बनाएं डोमेन, माइक्रोसॉफ्ट लगाए बगैर। या आपको किसने कह दिया कि बड़े एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो? अगर बड़े एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो तो मुझे ये बताएं कि 2-3 महीने, बल्कि मैं आपको यहाँ आए हुए कितने 1-2 महीने हुए ना, मैं आपको 1-2 महीने के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। अपनी क्लास में देखने कितने लोग हैं पेपर्स दे चुके हैं, क्यों दिए, पागल हैं मुझे पेपर दे रहे हैं। ठीक है, हर नई क्लास में स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं कोर्स करने? अगर यूज़ नहीं हो रही तो क्यों आ रहे हैं? यूज़ हो रही है तो आ रहे हैं। और वैसे मैंने आपको इसकी बेस्ट मेथड बताया था चेकिंग का। एक वेबसाइट है netcraft.com, netcraft.com पे जाके किसी वेबसाइट का नाम दें और चेक करें उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप जाके आप कहते हैं सर, कल आके मुझे कहते हैं सर मैंने कल चेक किया था याहू और सिस्को पे सन सोलेरिस चल रही है, तो याहू और सिस्को पे कौन आपको जॉब दे रहा है? मुझे आप ये बताएं ना। आप लोकल चेक करें, नेस्ले चेक करें, लम्स चेक करें, PIDB चेक करें, 10 वेबसाइट चेक करेंगे तो 6-7 में क्या यूज़ हो रही होगी विंडोज़। ठीक है, 2000 2003
हाँ, मैं आपको इसी तरह बता रहा हूँ। और लम्स में 2000 है, लम्स में पहले स्क्विड यूज हो रहा था जिसको इन्होंने माइग्रेट करके आयदा सर्वर लगाया। ठीक है, स्क्विड किसकी प्रोडक्ट की? लाइनक्स। उसको हटा के क्या लगाया? विंडोज। क्या वजह है इसकी? कभी सोचा है आपने क्यों माइक्रोसॉफ्ट यूज हो गया? कोई प्रोडक्ट कब यूज होती है? जब वो अच्छी हो तब वो यूज होती है। बताएं, क्या प्रोडक्ट का अच्छा होना उसके चलने के लिए ज़रूरी है? गलत है ये फार्मूला। अगर आपके जहन में ये है कि कोई प्रोडक्ट अच्छी हो तो वो चलती है, अगर सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, फिर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही हो बेकार तो नहीं बना रही ना। ठीक है, तो यार कमर्शियलिज्म होता है, मार्केटिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट किसी कंपनी के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को टच नहीं करती। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट ज़रूर करेगा, लेकिन सेल परचेज के डिसीजंस नहीं लेता। ठीक है, सेल परचेज के डिसीजन कौन लेते हैं? मैनेजर्स। और मैनेजर्स को टच करती है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसी भी कंपनी में जाके किसे अप्रोच करती है? मैनेजर को, जिसने जो डिसीजन मेकर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का यूनिट था। वो लोग यूज़ कर रहे थे बहुत अरसे से लोटस डोमिनो। अब लोटस डोमिनो मेलिंग सिस्टम IBM तो उन्होंने कॉर्पोरेट से कोटेशन मांगी, अपग्रेडेशन। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आप लोटस डोमिनो यूज़ कर रहे हैं, क्या लोटस में आपको कोई प्रॉब्लम है? वैसे ही मैंने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा नहीं, लोटस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कंफर्टेबल हैं लोटस के साथ। मैंने कहा फिर अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमारी कंपनी जो है उसके कुछ लोग एक सेमिनार अटेंड करने गए थे, मैनेजर्स। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की टीम आ रही थी। उन्होंने पता नहीं क्या उन्हें पट्टी पढ़ाई है कि वो कहते हैं नहीं अब यूज़ ही विंडोज़ करना है। बात समझ में आ रही है? मसला ये है यार, माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केटिंग की सेल्स की टीम है वो डिसीजन मेकर्स को पकड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लो कॉस्ट है ये क्या है? लो कॉस्ट नहीं, क्या चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंसिव है, हर चीज़ में सबसे एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कुछ चीज़ों में स्ट्रेटेजिक है, एक्सपेंसिव नहीं है। इस तरह भी आप कह सकते हैं। लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का मेलिंग सोल्यूशन लें तो जो वंस एक कॉस्ट बनेगी तो वो हो सकता है कॉस्ट लोटस से कम हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि व्हाटएवर जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी चीज़ों को जो बैकअप देता है वो बैकअप ऐसा होता है जो प्रमोशन। आप देख लें, कोर्स में देख लें माइक्रोसॉफ्ट को क्या फ़ायदा मिल रहा है। ये जो वॉचर्स मैं आपको देता हूँ इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट ही आगे प्रमोट कर रहा है कोर्स को। बस माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोफेशनल को प्रमोट करता है, माइक्रोसॉफ्ट अपने कोर्सेज को प्रमोट करता है, माइक्रोसॉफ्ट उन कंपनीज को प्रमोट करता है जो उसके अलाइज हैं। और बिजनेस इसी तरह होता है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए फीचर सेट ऐसा डाला जाता है जिसकी मैनेजर्स को ज़रूरत है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये आप बात जहन से निकाल दें। और अगर आपके जहन में ये बात है फिर आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? फिर तो जाएँ आप लाइनक्स या सन सोलारिस करें। अगर आपके जहन में ये है कि अगर कंपनी में 2000-3000 मशीन होगी तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट यूज़ नहीं होगी, ये किसने कह दिया आपको? मैं आपको, आप लाइनक्स की एक कंपनी बोले, मैं 5 कंपनीज बोलूँगा माइक्रोसॉफ्ट की। 5 कंपनीज लोकल मार्केट के कहेंगे, लोकल मार्केट के, इंटरनेशनल मार्केट के कहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, 10,000 मशीन्स, 10,000 नोड्स, सर्वर साइड पे एक मशीन भी नहीं होगी लाइनक्स की या सन सोलारिस की, सारी माइक्रोसॉफ्ट की। बात समझ में आ रही? आपने माइक्रोसॉफ्ट को यार अंडर एस्टिमेट कर दिया, दिल ही तोड़ दिया। मजाक समझो यार, माइक्रोसॉफ्ट को सबसे यानी टॉप 5 कंपनीज में आती है माइक्रोसॉफ्ट। 2001 में जब स्लम्प आया था तो वाहिद कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जिसका शेयर नीचे नहीं आया। वाहिद कंपनी, सबके शेयर सबने डाउन साइजिंग की थी एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट। आपने माइक्रोसॉफ्ट को मजाक बना लिया है। सॉरी सर, दिल ही तोड़ दिया है। नेक्स्ट इसके साथ जो हमने चीज़ करनी थी वो है बल्क इंपोर्ट प्रोसेस। मैं तो बड़ा माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंफर्टेबल। मैं बेशक अगर CCI कर रहा हूँ, वैसे मेरा इंटरेस्ट है। मेरा कोई नियर फ्यूचर में MCAC की टीचिंग छोड़ने का प्लान नहीं है जहन में रखा।